संवाद में आपका स्वागत है। भोजन संवाद में आज हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर के। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को जो अपराइजिंग हुआ था उसका एक परिणाम निकला है। एक नया एक्सिस तैयार हुआ है दुनिया के अंदर रेजिस्टेंस का, जिसको फिलिस्तीन लीड करने का काम कर रहा है। हमास के ऊपर पहले तमाम किस्म के आरोप लगे थे कि उन्होंने एक शुरुआत की और उसके चलते पूरा 3 लाख फिलिस्तीनियंस जो हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, हमास की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई के बाद में जो डेवलपमेंट हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, अमेरिका और इज़राइल और यूरोप ने जिस तरीके से सपोर्ट करने का काम किया था, उसके बावजूद भी जो फिलिस्तीनों के जो लोग हैं, उन्होंने 3 लाख लोगों ने कुर्बानी दे करके अपनी इस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखा और नेतन्याहू को मजबूर किया कि उन्हें सीज फायर करना पड़े। आपको मालूम है कि ये कहा जाता है कि अमेरिका के चुनाव पर इसका असर हुआ और बाइडेन की हार और ट्रंप की जीत के पीछे भी जो कुछ हुआ था, इज़राइल के द्वारा किया गया था फिलिस्तीन में, उसका भी इसे एक परिणाम माना जाता है। ये भी आपको मालूम है कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक वारंट निकला और यही स्थिति बनी जिसके कारण से जो अभी बता रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर सलीम खान साहब कि नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया, उनके परिवार के लोगों को जो है ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण के अंदर बुलाने का काम किया। तो जो एक नई परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को हमारे दर्शक समझ सकें, जान सकें, इसके लिए आज ये हम विशेष कार्यक्रम बहुजन संवाद के ऊपर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जो हमारा इंडियन फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, फिरोज मीठी बोरवाला, जिन्हें एक विशेषज्ञ भी माना जाता है, जो कि लगातार फिलिस्तीनियंस की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है उसके समर्थक के तौर पर पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर वो लगातार दौरा करते हैं। और उस बीच में जबकि ऐसा लगा था कि इज़राइल ईरान के ऊपर भी हमला करेगा और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के अंदर पैदा होगा, उस समय भी आप गए थे, तेहरान भी आप गए थे और दूसरे मुल्कों के अंदर आप होकर के आए थे, तो हम उन्हें पीस एम्बेसडर के तौर पर भी देखते हैं। फिरोज मीठी बोराला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सलीम खान साहब हमारे साथ हैं। आप जो है जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, तमाम सारे चैनलों के ऊपर आप उनको लगातार देखते हैं। मैं अब चाहूँगा कि फिरोज मीठी बोराला जी अपना यहाँ पर क्या उनका दृष्टिकोण है, क्या सोचते हैं, क्या नतीजे होंगे सीज़ फायर के, कितना लंबा ये सीज़ फायर चलेगा, ये क्या स्थायी है, अस्थायी है, ये क्यों करना पड़ा और अपराइजिंग के साथ में इसका क्या संबंध है और नरसंहार जो कुछ किया है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, हॉस्टेजेस कब तक छूटेंगे? जी धन्यवाद सलीम जी, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिया। सलीम जी भी हमारे साथ ही है, वो भी स्पेशलिस्ट है, हम लोग एक ही राय रखे हैं इस मुद्दे पे। निरंजनी शेट्टी भी जुड़ी थी, आई थिंक शी विल जॉइन बैक। आशा जी ऑल्सो एक्सपेक्टेड। एनीवे, बहुजन समाज ने आज ये चर्चा सत्र रखा है। 2 दिनों से आई थिंक हम जैसे लोगों के दिल के अंदर थोड़ी ठंडक आई है, क्योंकि हम लोग रोज लगातार देख रहे हैं कि 25 से 50 से 100 लोग, उसमें से 70% बच्चे और औरतें रोज मारे जाते, उसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। मगर 2 दिनों से जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं गाजा में, जैसे सीज़फायर का अनाउंसमेंट हुआ तो गाजा में लोग, बच्चे खास करके देख रहे थे कि काफी उनके फोटो वीडियोज आ रहे थे कि वो खुशी मना रहे थे कि फाइनली ये बॉम्बिंग का एंड होगा, ये मौत का जो रोज का जो दृश्य है उसका एक अंत आएगा। मुद्दा यह है कि 7 अक्टूबर को जो अपराइजिंग हुई, हम लोगों ने लगातार ये बोलते रहे कि फिलिस्तीनी आजादी के आंदोलन के पास और कोई चारा ही नहीं था मगर एक उठाव करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 7 अक्टूबर का जो अपराइजिंग है उसका दुनिया के परिणाम हुआ है, और ये परिणाम हुआ है कि जो साम्राज्यवादी और जायनिस्ट विरोधी जो ताकतें है वो और मजबूत हुई है। नेतन्याहू की 2 एम्स थे कि हमास को मैं खत्म करूंगा, उसमें वो टोटली फेल हुआ है, और उसके साथ में सभी हमारे जो हॉस्टेजेस है उसको रिहा करूंगा, उसमें भी वो फेल हुआ है। पूरी जेड टेक्नोलॉजी के साथ जो बोल रहे कि इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, वो 15 महीने तक उनको वो गाजा जैसी छोटी जगह में ढूंढ ही नहीं पाए। ये याद रखेगा इस बात को। वही इजराइल जो पेजर बॉम्ब हिजबुल्लाह को उसने वो सब टेक्नोलॉजी का किया था,
मगर वो हमास के पास कौन सी जगह है ये वो जमीन के नीचे कि वो सैटेलाइट और उनकी जितनी तरीके है उससे वो ढूंढ ही नहीं पाई। ये कुछ कमाल की बात है। तीसरी जो बात है कि आप देखिए कि ये जो नौजवान हमास के जो मिलिटेंट्स जो आज ओवरग्राउंड निकले हैं और उनके साथ जो लोगों का जुड़ाव है, क्योंकि उनका और एक एजेंडा था कि जनता को इतना परेशान करो कि वो बोले कि भाई हमको आजादी नहीं चाहिए, हमास को जो करना है करो, हमको खुद नहीं चाहिए। मगर 15 महीने के बाद एक सफेद झंडा नहीं दिखा, एक सफेद कपड़ा नहीं दिखा है और ये लोग लगातार वो संघर्ष करते रहे और मौत की संख्या 3 लाख से कम नहीं है। लैंसेट का जो रिपोर्ट था 6 महीने पहले का कि 1,86,000 डेड, वो होते होते 3 लाख का अभी आंकड़ा है। अभी जब दुनिया की मीडिया अंदर जाएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि अस्पताल नहीं रहे, कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं रही, तो गिनती भी कैसे करते। मगर जो जो कुछ लोग अंदर जा पाए थे उनकी जो एक का जो अनुमान है कि 3 लाख से लोग, मतलब ये 23 लाख की आबादी में से 3 लोग मारे गए। ऐसा दुनिया में कोई वॉर में हुआ नहीं है। ये हिरोशिमा, नागासाकी और ड्रेसडेन से इसका वर्स्ट पोजीशन था। हिरोशिमा नागासाकी में 15,000 टन बॉम्ब डाले गए, यहाँ 85,000 टन बॉम्ब डाले गए। इतना क्रूर ये पूरा रहा है। जो भी और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इसमें इजराइल का आइसोलेशन बड़ा है। आप देखेंगे कि जो 3 औरतें इजरायली जो छोड़ी गई वो खुशी खुशी गई है, और जो आज जो 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी हॉस्टेजेस जो रिलीज होकर आए हैं वो बेसिकली चल भी नहीं पा रहे। उनको टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, बलात्कार, ये सब उनके साथ हुआ है। उनके ऑर्गन्स भी चोरी किए गए। ये सब रिपोर्टें भी बाहर आ रही है। तो कौन बारबेरियन है और कौन सिविलाइज्ड है उसे पता चल रहा है। उसके साथ ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि इजराइल का जो जो गुस्से, उसके विरोध में जो गुस्सा भी बढ़ रहा है अमेरिका और यूरोप में, क्योंकि 15 महीने में इजराइल का खुलकर घमंड दिखा कि हम तो अमेरिका पे राज करते हैं, यूरोप के देशों पे राज करते हैं, हम तो दुनिया पे राज करेंगे। और उनका बोलना था कि हम आए ही राज करने के लिए, ये तो हमारा हमारा यावे, हमारा खुदा, हमारा भगवान बोलता है कि हम तो तुम पे राज करने के लिए आए। खुलकर उनके रबाइस ये बात कर रहे थे। मगर इंटरेस्टिंगली जो ट्रम्प के सपोर्टर्स है उनको मैं ट्विटर पे लगातार फॉलो कर रहा था, वो बोल रहा था कि अभी बहुत हो गया, इजराइल का जो कंट्रोल है हमारे देश पे, इसका भी अंत हम लोग लाएंगे। तो ट्रम्प के सरकार में बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई अभी चलने वाली है। और उसका एक छोटा एग्जांपल दे दूं, नेतन्याहू नहीं आने का कारण ये भी है कि ट्रम्प ने उसकी एक ट्रूथ सोशल मीडिया, वो ट्विटर वगैरह पे कम है, ट्रूथ सोशल मीडिया पे उसके ज्यादा करके लोग आए हैं, उसने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया था जेफरी सैक्स का एक वीडियो, जिसमें जेफरी सैक्स बोलता है कि 2003 का इराक का वॉर से लेकर जितने वॉर्स हो रहे हैं वो सब इजराइल हमसे करवा रहा है, अमेरिका से करवा रहा है। एंड नेतन्याहू इज अ डीप डार्क सन ऑफ अ बिच। ये जेफरी सैक्स के वर्ड्स थे नेतन्याहू के बारे में, और ट्रंप ने उस वीडियो को शेयर किया। उसके बाद नेतन्याहू पीछे हट गया है वो ट्रंप की इनॉग्रेशन से, क्योंकि वो देख रहा है कि ट्रंप भी उसको झेलने के लिए इतना तैयार नहीं है। ट्रंप क्या करेगा आने वाले दिनों में, उसकी एक अलग हम लोग वो भी बात करेंगे। पॉइंट उसके साथ ये आता है कि आज की जो खबर है कि बेन गवीर और स्मोट्रिच, ये दोनों जो लीडर्स है, एकदम कट्टर यहूदी है इनकी सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका बोलना है कि हम लोग ने सीज फायर करके हम लोग ये वॉर हार चुके हैं, हम लोग आतंकवादी को हरा नहीं पाए, हम लोग ने बहुत बड़ा गलती किया है। हमारा टारगेट था कि गाजा से इनको पूरा का पूरा निकालो, गाजा पे पूरा कब्जा करो और गाजा पे सेटलमेंट बना दो, और हम लोग उसमें विफल हुए। मेजर जनरल गिलाड ईरान ने कहा है कि ये क्लियर कट हमारी हार हुई है, हम हर तरीके से इसमें फेल हुए। दिस इज व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड इन द इजरायली मीडिया। उसके पहले भी जनरल से जो बोल रहे थे कि हम जो करें उसका कुछ परिणाम नहीं होने वाला है, हम लोगों ने गाजा को खत्म कर दिया है, अस्पतालों को खत्म कर दिया है, मगर हम लोग इनके रेजिस्टेंस को हरा नहीं पाए। हम लोग इनके जो एग्जिस्टेंस का इनका जो विल है, तो पैलेस्टाइनियंस ये बोलते हैं कि हमारा शेयर एग्जिस्टेंस, हम जीवित है, वही हमारा रेजिस्टेंस है। टू एग्जिस्ट इज टू रेजिस्ट। हमारा, हम आज जो जी रहे हैं इसके सब कुछ बावजूद, यही हमारी बड़ी जीत है। और रियलिटी है कि गरिल्ला वॉर में ये होता है कि अगर कॉलोनियल आर्मी ने आपको हराया नहीं, जैसे वियतनाम में नहीं हुआ था, तो आप जीत चुके। तो जीत तो दूर की बात है। आज हमास की ताकत दिख रही है कि उनकी पुलिस, उनकी आर्मी पूरी की पूरी गाजा पे वापस पूरा कब्जा ले रही है। तो उनका जो टारगेट था कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी या और कोई सरकारों को बिठाकर हमास को निकाल देंगे, जनता और हमास का पहले से ज्यादा जुड़ा हो चुका है, और जितने हमास के फाइटर बने उससे ज्यादा आज उनकी सेना में आ चुके हैं। उसके साथ ये बोलना जरूरी है 7 अक्टूबर की जो रियलिटी है, 4 चीजें आप मार्क कीजिएगा। नंबर 1 कि आज भी नेतन्याहू 7 अक्टूबर का इन्वेस्टिगेशन का वो मना कर रहा है। वहां लोगों का डिमांड है कि 7 अक्टूबर को ये फेलियर हमारा कैसे हुआ,
हमारी आर्मी को कैसे नहीं पता चला, वो लोग कैसे बाहर आ गए, उसका इन्वेस्टिगेशन करो। नेतन्याहू का था कि अभी नहीं करेंगे, वॉर के बाद करेंगे। ठीक है, अभी वॉर खत्म हो गई, अभी देखते हैं कि नेतन्याहू करता है कि नहीं। दूसरी बात की जो 40 बच्चे मारे गए, ऐसा ही हम लोगों ने सद्दाम और कुवैत के टाइम पे सुना था, ऐसे ही सुना था असद के टाइम पे केमिकल वेपन सीरिया वगैरह में। मगर वो 40 बच्चे की माफी तो सीएनएन को भी मांगनी पड़ी, और वो झूठी बात तो बाइडेन ने भी फैलाई थी। तीसरी बात कि जो इजरायली औरतों का बलात्कार हुआ, जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी है जिसमें औरतें थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जब वो मिलने की बात की कि हमको इजरायली विमेन विक्टिम्स को मिलने दो जिनका बलात्कार आप बोल रहे को हुआ है, तो नेतन्याहू ने किसी को मिलने नहीं दिया। जिसका मतलब है कि एक भी बलात्कार उस दिन हमास के लोगों ने नहीं किया है। ये सब चीजें पिछले 15 महीने में साबित हो चुकी है। कि जो और एक जो बात हुई है कि आज इजराइल की जो पोजीशन है कि वो दुनिया में उसके टॉप लीडर आज वॉर क्रिमिनल्स बन चुके हैं। जितने इनके सोल्जर्स के वीडियोस खुद उन्होंने डाले हैं, आज वो सोल्जर्स आइडेंटिफाई हुए जो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, उनको अरेस्ट करने की बात हो रही है। खुद नेतन्याहू एक दो देशों के अलावा भी दुनिया में जाने पाएगा। तो इजराइल जितना आइसोलेटेड था उससे ज्यादा आइसोलेशन में वो जाने वाला है, उसे एक पराया स्टेट बनने वाला है। जी उसके फिरोज साथ भाई। जो आखिरी बात और जी उसके साथ जो ग्लोबल पैलेस्टीन मूवमेंट का जो फैलाव हुआ है, उनका जो परिणाम हुआ है, उसका जो दबाव हुआ है, खास करके यूरोप और अमेरिका में। यूरोप में तो बहुत कम हुआ, लंदन में बहुत कम हुआ, अमेरिका में भी बहुत कम हुआ। हम हमारे देशों में भी यहाँ की परिस्थिति को लेकर भी हम सड़कों पे आए और बहुत कुछ हुआ। उसका भी परिणाम हुआ है, और उसका परिणाम हुआ है कि आज ये पता चल चुका है कि कमला हैरिस का हारने का नंबर 1 कारण गाजा था। वो बोले कि गाजा कोई बड़ा इशू नहीं है, मगर जो रिपोर्ट्स अभी आई है और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आई है कि कमला हैरिस का सबसे नंबर 1 हारने का कारण था गाजा। और अभी ट्रंप आने के बाद अगर ट्रंप वही सब चीजें करेगा तो अमेरिका में डबल ताकत से मूवमेंट अभी खड़ी होगी फिलिस्तीन के सपोर्ट। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरा विस्तार से इसके बारे में दर्शकों को आपने जानकारी दी। सलीम खान साहब, एक तो जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है फिरोज मीठी बुरवाला जी ने, उससे आपकी कितनी सहमति है, और अभी आपको क्या दिखलाई पड़ रहा है? ये जो एक सीज फायर है, वो क्या एक परमानेंट है या वो टेम्परेरी है? और इस समय जो वॉर क्राइम्स को लेकर के क्या आपको लगता है कि कुछ बड़े खुलासे होंगे जब पूरी दुनिया का मीडिया फिलिस्तीन के अंदर जाएगा? और वो खुलासे जो होंगे, क्या उसके ऊपर कोई दुनिया के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी कोई संस्था उसके ऊपर कुछ कार्रवाई क्या कर पाएगी? और फिर अब जो रिकंस्ट्रक्शन वाला जो पूरा मसला है वो भी बहुत अहम है, कि अब किस तरीके से फिर से एक जो नया गाजा बनने वाला है। और फिर जो बात कही है फिरोज भाई ने कि जो कोशिश थी कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास में ही रहे पूरी की पूरी जिम्मेदारी, और अब हमास ने एक तरीके से वहां पर वापसी की है। और एक बार हमास तो पूरा इलेक्शन जीत चुका है, लेकिन उनको जो है नहीं दी गई थी राज करने की या एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की जिम्मेदारी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि हमास जो है वो फिलिस्तीन के एडमिनिस्ट्रेशन को वो चला पाएगा, वहां की अथॉरिटी को वो चला पाएगा? क्या उसको ये इजाजत वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका या इजराइल उसको लेने देगा? देखिए, 3 मैदान हैं। एक जंग का मैदान है, एक अमन का मैदान है, और एक नैरेटिव का मैदान। इकोनॉमी को भी ले लो चौथा। इन चारों क्राइटेरिया पे अगर आप देखें तो जंग के मैदान में, जैसा कि अभी फिरोज भाई बता रहे थे, इसराइल ने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया था कि हम जो है वो हजारों औरतों को और बच्चों को मारेंगे और हम वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, इसलिए हमने ये जंग शुरू की। नहीं, उन्होंने 2 बहुत बड़े बड़े उद्देश्य सामने रखे थे। पहला ये था कि हम अपनी ताकत के बल से बलपूर्वक अपने कैदियों को, यरगमालियों को, कैप्टिव्स को छुड़ाएंगे। और दूसरा ये था कि हम जो है वो हमास को एलिमिनेट कर देंगे, यानी नीस तो नाबूद कर देंगे, दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमास क्या है। और ये एक ऐसा उद्देश्य था कि जब ब्लिंकन से पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि हमास को एलिमिनेट हो जाना चाहिए, तो उसने कहा था हाँ। अब उस वीडियो में आप देखिए कि कैप्टिव्स एक एग्रीमेंट के बाद रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस्राइल की आर्मी
इतनी सारी ताकत और कुव्वत और टेक्नोलॉजी के बावजूद उन लोगों को छुड़ा नहीं सकी। ये पहला उद्देश्य है जिसमें कि इसराइल पूरी तरह नाकाम हुआ। उनको छुड़ाने के लिए पीस एग्रीमेंट करना पड़ा। दूसरा ये था कि हम हमास को एलिमिनेट कर देंगे। अगर हमास एलिमिनेट हो गया तो आपने जंगबंदी का वायदा किसके साथ किया? आप किसके सिग्नेचर का इंतजार कर रहे थे? आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इसकी पाबंदी नहीं कर रहा है? तो इससे पता चलता है कि जो जंग का मैदान है उसमें तो ये हाल है। अब अमन का मैदान ये है कि जब जंग बंदी हो गई पीस कायम करने के लिए, शांति के लिए, तो आप देखिए कि उसको किसने वेलकम किया? उसको हमास ने वेलकम किया। और उसमें आनाकानी किसने की? तो नेतन्याहू ने की। आप खाली उस जुलूस की तस्वीरें देखिए जिसमें लोग आजादी का जश्न, मतलब लोगों को आप छोड़ रहे हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं, अपने दुश्मनों को छोड़ के खुशी मना रहे हैं। यानी आप ये संदेश दे रहे हैं कि हमको उनको पकड़ के रखने में कोई खुशी नहीं थी, हमको तो उन लोगों को छुड़ाने की खुशी थी, उन लोगों को छुड़ाने की जरूरत थी जो इसके बदले आजाद हो रहे हैं। उसके लिए मजबूरन हमने ये किया, हमने इनको खुशी खुशी अपने पास रखा और उनको जाते हुए गिफ्ट दिया। उनकी तस्वीरें जो उनके साथ थे, हंसते खेलते, वो तस्वीरें, सर्टिफिकेट दिया कि आप हमारे साथ थे, आप जो है वो सही सलामत जा रहे हैं। यानी हमास ने दुनिया को बताया कि हम लोगों को छोड़ के खुश होते हैं। इसके मुकाबले इसराइल ने इतने सारे लोगों को छोड़ा। आपको किसी की वीडियो दिखी? इनको दुख है कि हम इनको क्यों छोड़ रहे हैं। ये फर्क है। आप खाली इस जुलूस में जो नारे लग रहे हैं, जो जोश है, वो देखिए। और इसराइल की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसकी वीडियो नहीं है, उसके फोटोज देखिए। हर एक का चेहरा लटका हुआ है, हर एक दुखी है कि हमको जुल्म करने से, हमको बच्चों को और औरतों को मारने से क्यों रोका जा रहा है। देखिए ये फर्क है कि आप जो है वो जंग में भी हार गए, अमन में भी हार गए। आपने कोशिश किया कि अमन कायम ना हो, लेकिन आप जबरदस्ती ट्रंप की डांट से, फटकार से उसके लिए मजबूर हुए। ये भी जो है वो अमन में हारे। हम लोगों ने जो है डॉक्टर ए.के. पासा साहब, हम लोगों ने काफी सारे अभी विस्तार से इसके अलग-अलग आयामों को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की है। आप जो है एक तरीके से युद्ध के ऊपर शांति की जीत हुई, ये भी एक इसका बड़ा निष्कर्ष है। और जो कुछ दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर के इज़राइल ने हमला किया था, तो ना तो वो हमास को एलिमिनेट वो कर पाए और ना ही ताकत की दम से छुड़वा पाए। जो अपने जो कैप्टिव्स थे उनको छुड़वाने के लिए भी उनको एग्रीमेंट करना पड़ा, सीज़ फायर करना पड़ा। तो दोनों जो उनके उद्देश्य थे वो विफल रहे और पूरी दुनिया के अंदर जो वातावरण बना वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में बना। 156 देशों ने सीधे-सीधे समर्थन फिलिस्तीन का जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कर दिया। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, इसको आप कैसे देखते हैं और आगे क्या दृश्य आपको दिखलाई पड़ रहा है, एक एनालिस्ट होने के नाते, जानकार होने के नाते? प्रोफेसर ए.के. पाशा जी। फिरोज भाई इसको कंटिन्यू कीजिएगा आप जी। शुक्रिया मुझे निमंत्रण देने का। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि पिछले 15 महीनों से जो नरसंहार गाजा में इजराइल ने मचाया, तो इसका कोई मिसाल अभी कंटेम्पररी वर्ल्ड में नहीं मिलता कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर बोल के अमेरिका और यूरोप और दूसरे देश जो ढोल बजाते थे यूक्रेन में और सैंक्शंस थोपा रशिया के ऊपर और पुतिन को क्रिमिनल बोल के अरेस्ट वारंट दिया, तो यहाँ इनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो चकनाचूर हो गया। दूसरी बात यह है कि बाइडेन इतने कमजोर अमेरिकन प्रेसिडेंट निकले कि नेतन्याहू बार बार उनकी इंसल्ट करता रहा। हर बार मई से वादा करता रहा कि हाँ हम बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करके ये कतार में भेजेंगे और कायरो में भेजेंगे और यूरोप में भेजेंगे बोल के लोगों को गुमराह करके, इजरायलियों को भी और पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह करके ये नरसंहार जारी रखा। हजारों के 50,000 से ज्यादा मासूम लोग, बच्चे, औरतें और बूढ़े और दूसरे अन्य लोग शहीद हो गया इस नरसंहार में और पूरा गाजा का गाजा निस्तो नाबूद कर दिया गया वहाँ। और इतनी किल्लत पानी की, ग़िज़ा की और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज जो मेहनत करके
सैंक्शन के बावजूद, ब्लॉकेड के बावजूद जो फलस्तीनी ने अपने खून पसीने से जो बनाया था, वो पूरा पूरा का पूरा वो पूरा फ्लैट करके नेतन्याहू ने ये साबित कर दिया कि इजराइल जो है ये आउटलॉ स्टेट है, ये यूएन मेंबर बनने के काबिल नहीं है। और इसके साथ साथ अमेरिका भी इसमें 100% शामिल है। हथियार देने के अलावा भी तो इकोनॉमिक एड, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और इतना कवर अप किया अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश कि ये कई सदियों तक इस पे रिसर्च होता रहेगा और लोग टिप्पणी करते रहेंगे, जैसा हॉलोकॉस्ट जर्मनी में हुआ यहूदियों के खिलाफ। तो इस पे पूरी दुनिया में इसका जमीर हिला के रख दिया है। तो इन सब को देखते हुए इतनी हिम्मत से, इतनी काबिलियत से, इतनी जुर्रत से हमास के लड़ाकू लड़े पिछले 15 महीने में, इसमें इससे कोई मिसाल नहीं मिलता पूरी दुनिया में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अफेयर्स में। इतनी बहादुरी से, जो कि उनके पास ना टैंक थे, ना एयरक्राफ्ट थे, ना आर्टिलरी था, ना प्लेन्स थे वगैरह वगैरह। तो सिर्फ अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत में और उनकी आइडियोलॉजी में इतना भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था, इतना मुसम्मम इरादा था कि वो पावरफुल आर्मी को भी इजराइल के हरा दिया, जिसमें अमेरिका के सोल्जर्स भी शामिल थे, फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश भी थे। बहुत सारे देशों ने इजराइल की हिमायत करके, सपोर्ट करके इतना खून खराबा किया। लेकिन फिर भी 500 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स को हमास ने पिछले 15 महीने में एवरेज 100 सोल्जर्स को किल करके, मार के, और कई हजारों को जख्मी कर दिया। तो ये बेमिसाल है। ये कोई लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इतने कम अरसे में इतना बहुत हासिल नहीं किया है जितना हमास ने किया, जो कि मुसम्मम इरादा किया था नेतन्याहू और अमेरिका, ब्लिंकन खास तौर पर मिलके, कि इसको हमास को खदेड़ देंगे, खत्म कर देंगे, या ये हमारा एक वाहिद गोल है हॉस्टेजेस को रिलीज करने के अलावा। तो इसमें ना हॉस्टेजेस रिलीज हुए उनके कत्लो गारतगिरी से, ना हमास को खत्म किया, बल्कि हमास के सपोर्ट में और ज्यादा फाइटर्स, जो भी हमास के लोग मरे हैं, उससे ज्यादा लोग जो है अब हमास में शामिल हो गए हैं, और उनके पूरे बटालियंस पूरा बाकायदा रह गए हैं। तो अब दूसरे फेज में अगर इजराइल कोई चालाकी करता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ अर्बन वॉरफेयर जिसका हम जिक्र करते आ रहे थे, वो पूरे बैत हनून से लेके खान यूनुस तक फैल गए हैं, और ऐसा सबक सिखाएंगे इजरायली फौज को कि वो जिंदगी भर गाजा में कदम भी ना रखे। तो ये हालात जो है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक पोजीशन इजराइल का इतना खतरनाक हो गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 25% से कम हो गया है, और इतना महंगा पड़ा इनको ये गाजा का इन्वेजन और अटैक और जेनोसाइड, कि अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। पूरी दुनिया के यहूदी इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, और आगे चल के इनकी इकोनॉमिक पोजीशन और कमजोर होगी, क्योंकि अगर बेंजावीर और स्मॉट्रिच के दबाव में आके इसको हुकूमत बना के रखना है और जारी रखना है जंग, तो और इनका नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा, और जो कुछ बचा है इजराइल का इन्फ्लुएंस और दुनिया में, उसको भी खत्म कर देंगे हमास के और फलस्तीनी लोग। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लोकल गाजा की पट्टी में नहीं, पूरे क्षेत्र में नहीं। और इन्होंने पूरे अरब डिक्टेटर्स, मोनार्क्स को, ऑटोक्रेट्स को बता दिया कि वो किसी भी मदद के बगैर ही वो आगे बढ़कर इजराइल को चैलेंज करके, जो कोई अरब देश नहीं करना चाहता है, ये आगे बढ़ के उन्होंने एक मिसाल पूरी दुनिया में बता दिया है। अच्छा जी, इसमें जो सवाल जुड़कर है, फिर आप और सलीम भाई और मैं भी उस पर बात रखूंगा कि अभी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का अभी क्या रोल होगा, नंबर 1, क्योंकि ये इब्राहिम अकॉर्ड्स का मुद्दा भी ट्रंप आगे बढ़ाने की बात कर रहा है कि मैं अभी सऊदी के साथ एक सिक्योरिटी डील, इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात करूंगा, और ईरान पे सैंक्शंस और भी गंभीर होने वाले हैं। ये आज की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में देख रहा था कि ट्रंप इज गोइंग टू गेट वर्स ऑन ईरान, एंड फोर्थली स्मोट्रिच और बेनगवीर ने तो रिजाइन कर दिया है, तो अभी वो 62 तक आ चुके हैं। इट्स अ वेरी थिन मेजोरिटी अगेन,
आपको पता है 120 में से अभी 62 उसके पास है, जी तो ये बहुत ही डामाडोल किस्म की अपनी सरकार बन गई है। मगर मेन मुद्दा मैं चाहूंगा कि क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसमें बहुत बड़ी शहादत दी है, दे सफर अ लॉट, लेबनान जी हैज जी सफर अ लॉट जी इन दिस वॉर। जी तो इसमें जी भी मैं समझ गया लेबनान आपका से सवाल। लेकर पूरा एक्सेस ऑफ सीरिया का भी तो प्रॉब्लम हो गया है, और जी इराक, जी मैं क्योंकि ईरान पे काफी समझ अमेरिका गया का आपका दबाव है सवाल। जी, और समझ ईरान गया। और यमन जी। तो जी आपसे और बाद में सलीम भाई उससे बात करें। जी ये मेरी राय ये है कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक और ईरान का है, सीरिया तो इसमें से माइनस हो गया है, और वो कठपुतली गवर्नमेंट है अमेरिका की, टर्की की, और इसराइल पे ना कुछ एक सेंटेंस बोलेंगे और ना कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन जिस बहादुरी से हमास ने बताया है कि वो बहुत जल्द रीग्रुप होके रिट्रेन करके बहुत पोटेंट फोर्स बने रहेंगे। हिजबुल्लाह भी जो है, हालांकि उनका सप्लाई रूट उतना महत्वपूर्ण नहीं था पिछले 3 सालों से सीरिया के जरिए, लेकिन उनके पास इतने फैक्ट्रीज हैं, इतने स्किल्ड वर्कर्स हैं कि जो भी उनको चाहिए वो वही मैन्युफैक्चर करेंगे और किसी न किसी जरिए से ईरान से वो हासिल करके ही रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि सही बात। सभी लोगों को, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को पता नहीं कि इराक में जितना ये मोबिलाइजेशन फोर्स और वहां के रेसिस्टेंस ग्रुप्स के पास हथियार है, ट्रेनिंग है, जज्बा है, कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, मेरे ख्याल से दुनिया चौंक जाएगी। अगर कोई हमला होता है ईरान पे, तो उससे पहले ही जो है इराक ही इसराइल को और अमेरिका को अपनी औकात बता देंगे। उसके बाद नंबर आता है ईरान पे। मेरे ख्याल से तो नेतन्याहू चाहेगा कि अमेरिका के सपोर्ट से ईरान पे हमला हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिटिकल लीडरशिप पे हो, वो कोशिश जरूर करेगा, इफ नॉट टुडे ड्यूरिंग हिज 4 ईयर टर्म, क्योंकि वो उसी का गोल है। लेकिन ये कर सकता है अगर नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल का बने रहा तो। मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि जैसे ही सीज फायर होगा, आवाजें उठेंगी कि नए इलेक्शन के लिए, और मेरे ख्याल से कोई उम्मीद नहीं है कि यही कोalition जीतेगी नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि बहुत इजरायली थक गए हैं जंग से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, और पूरी दुनिया में जहां भी जाना चाहते हैं यहूदी सोल्जर्स जो रिजर्व थे, तो उनके ऊपर निशाना लगा हुआ है वॉर क्राइम्स का, और चुन चुन के फलस्तीनी ग्रुप्स बता रहे हैं कि ये वीडियो है, ये इजरायली सोल्जर्स शामिल है, इन पे वॉर क्राइम्स का वारंट होना चाहिए, इनको अरेस्ट करके आईसीसी में हैंड ओवर। सही भाई, आपकी जरा बात रखिए, आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के में। देखिए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो रोल है इस पूरे 15 महीने के संघर्ष में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये एक सच्चाई है। लेकिन मैंने अभी जो ये जंग बंदी हुई है और इसके बाद जो कुछ ग्लोबल रिएक्शन आया है, उसमें मैंने एक नई चीज महसूस की जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक जमाने से लोग ये कहते थे कि जब तक के सारे दुनिया के मुसलमान या सारी दुनिया की मुस्लिम सरकार मुत्तहिद नहीं होगी, यूनाइट नहीं होगी, उस वक्त तक इसराइल और अमेरिका और यूरोप को हरा नहीं। ये जो संघर्ष है इसने ये बता दिया कि सब लोगों का एक होना जरूरी नहीं। कुछ लोग सही लड़ने बात। वाले हो, कुछ लोग सपोर्ट करने वाले हो, तो इसराइल और अमेरिका को नाकों चने चबवाए जा सकते हैं। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस जंग ने जो मैसेजेस दिए, मसलन ब्लिंकन की बात करें, ब्लिंकन मैं समझता हूँ कि इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा खतरनाक रोल उसने अदा किया, और उसने जो है वो बाइडेन का पूरा, वो चूंकि स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लेकिन खुद उसने भी, और वो इसका पक्षधर था कि एलिमिनेट होना चाहिए, इसके बावजूद उसने जाते हुए ये बात माना कि इसराइल ये जंग हार गया, और उसने ये भी माना कि हमास ने जितने लोग शहीद हुए थे उतने रिक्रूट कर लिए, ये ब्लिंकन ने एक्सेप्ट किया। और जाते जाते जो उसकी बेइज्जती हुई, एग्जैक्टली। जिस तरह से उसको सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड कहा गया,
ऐसा आज तक मैं समझता हूँ ऐसा फेयरवेल यूएस की हिस्ट्री में किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नहीं दिया गया। दूसरी बात जो मैं तीन बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखिए कि जो मुस्लिम मुल्क हैं, ईरान है, तुर्की है या इजिप्ट है या कतर है, ये सब ने तो ये बात कही कि भाई अब इसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। ये जो जंग बंदी है ये सोल्यूशन नहीं है, यानी जैसे मरहम पट्टी की बात है, ये बीमारी का इलाज। लेकिन मैंने देखा कि फ्रांस भी ये बात कह रहा है, यूरोपियन यूनियन ये बात कह रहा है और बाइडन ये बात कह रहा है। तो जो ओवरऑल लोगों ने ये कहना शुरू किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए और हर एक ने इशारा किया कि टू नेशन की उस पे होना चाहिए। देखिए टू नेशन जो है वो कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन इंसाफ से नजदीक की चीज है। आज की जो सिचुएशन है इसके मुकाबले टू नेशन भी हो जाए तो वो इंसाफ के नजदीक आता है। और आज मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ा फिरोज भाई, मैं तो चौंक पड़ा। वो ये थी कि यूके में उन लोगों ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम ये था कि वहां पे कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाया जा सके, ताकि जो रिहेबिलिटेशन का काम है, जो मदद का काम, वो कर सके। तो उसके बारे में उसने बता दिया कि हर रोज 150 ट्रक्स की जरूरत है और 25 ट्रक से ज्यादा जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसने इस पे रुका नहीं, उसने अपनी गवर्नमेंट से कहा दो बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बात। मैं तो चौंक पड़ा कि यूके में ये हो सकता है। एक उन्होंने ये कहा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालो और अपनी गवर्नमेंट से कहा और टाइम टेबल बताया कि किस तरह से टू नेशन थियरी का काम इंप्लीमेंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों ने ये बात कही कि ये जो नुकसान हुआ है, ये जो जेनोसाइड हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, किसने किया है और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको किसने तोड़ा। ये बात जो है वो यूके की पार्लियामेंट की कमेटी, जो पार्लियामेंट जैसे अपनी जेपीसी है, वो ये बात कह रही है। और आज देखिए लंदन में जो मुजाहरा हुआ है, 10 लाख लोग उसमें जमा हुए। तो इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया की इस नतीजे पे पहुंच गई, इस संघर्ष के नतीजे में, कि अब ये इसराइल की गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट फेज में एक फिलिस्तीनी स्टेट जो है वो आए और फिलिस्तीनी अपने सारे मामलात को करें। इसराइल